Hello and welcome to Achievers 5 Dear Learners of IGNOU MS Psychology MPC 004 के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। अल्ट्रुइज्म वाज द लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, फोर्थ पेपर की सीरीज की। आज हम करेंगे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, ये टॉपिक कवर करेंगे, जिसके अंदर कुछ टॉपिक आते हैं जिसमें कि ये इंटरपर्सनल अट्रैक्शन पर ये जो 15th पॉइंट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर करेंगे। कभी कभी पूछा गया है एग्रेशन पर क्वेश्चन ज़रूर आता है, किसी भी फॉर्म में, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, कहीं पर भी टॉपिक हो सकता है, लेकिन एग्रेशन के आने के हाई चांसेस हैं। तो ये दो टॉपिक हम आज कवर करेंगे। एग्रेशन में देखते हैं कितना हम कवर कर पाते हैं, क्योंकि ये जो आपको पॉइंटर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा करते हुए ज़्यादा हो जाएंगे टॉपिक। तो बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ आवर आंसर्स हम आगे बढ़ेंगे। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन से फिलहाल शुरुआत करते हैं, जिसमें पेज नंबर 26 पे हम आ जाते हैं। 27 होना चाहिए आइडियली। ये सब तो कवर कर लिया था हमने। अब इंटरपर्सनल अट्रैक्शन वही टर्मिनोलॉजी है जो आप अपने लव्ड वंस के टुवर्ड फील करते हैं। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि दो लोगों के बीच में जब अच्छी बॉन्डिंग होती है और वो दोनों तरफ से होती है, यहाँ वन साइडेड लव की बात नहीं हो रही है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन तभी डेवलप होता है जब दोनों तरफ से पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, और ये दोस्ती के रूप में या किसी भी और रिलेशनशिप के फॉर्म में, या पेरेंट्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ, किसी के भी साथ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अपने कुलीग्स के साथ में भी अच्छे बॉन्ड्स हमारे होते हैं, तो यहाँ पे होता है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एक पॉजिटिव फीलिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड है जो एक पर्सन दूसरे के टुवर्ड फील करता है। ये जो टॉपिक है जो मैं यहाँ पे वर्ड्स में समराइज कर रही हूँ, दिस इज़ मोर अबाउट अ फीलिंग जो आप सभी ने अपनी लाइफ में सो फार एक्सपीरियंस करी ही होगी 100%। हम में से ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस ना किया हो इतनी लाइफ तक आते आते, मैं साइकोलॉजी करते तक भी। तो यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन होता है जो दो लोगों को करीब लाता है और उनको एक साथ आगे बढ़ने में, एक साथ टाइम स्पेंड करने में पॉजिटिव फील कराता है। यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है वो फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, और सोशल इंटरेक्शन, रोमांटिक रिलेशनशिप, ग्रुप डायनामिक्स में ये वर्क करता है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो होता है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस पे पूरे तरीके से डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि ये तो उनके लिए होता है जो अडोलेसेंट्स होते हैं, वो फिजिकल फीचर्स से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इंटरपर्सनल अट्रैक्शन तब होता है जब हम किसी के इनर फीचर से अट्रैक्ट होते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पर किसी को पसंद करते हैं, तो वो एक अडल्टहुड आने पर ही हो पाता है ना, वो छोटी एज में नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हमारे जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन डेवलप होता है उसके कई वजह भी हो सकती हैं, आगे पढ़ेंगे वो कौन कौन सी वजह होती हैं। कि हम ज़रूरी नहीं किसी को देखा और कोई हमें पसंद आ गया, किसी के साथ हम एक स्ट्रीम में लंबे समय से चल रहे हैं, तो कुछ भी म्यूचुअल हो सकता है, कुछ भी शेयर्ड इंटरेस्ट हो सकते हैं, किसी एक चीज़ पर हम वर्क करें। जैसे अगर आप मान लीजिए आप राइटिंग की फील्ड में हैं, तो किसी दूसरे राइटर के साथ आप हैं, तो आप एक इंटेलेक्चुअली कनेक्टेड होते जा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ओके, किसी भी फॉर्म में नज़र आ सकता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट क्यों इसको स्टडी करते हैं, इससे पता चलता है कि लोगों का आपस में एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे डेवलप होते हैं, या फिर लोग एक दूसरे के साथ में हैप्पी कैसे रहते हैं या कैसे नहीं रहते हैं, उसको भी समझते हैं। ओके, ह्यूमन बिहेवियर का पैटर्न समझने में हेल्प करता है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे? फिजिकल अट्रैक्टिवनेस की हम अगर बात करें तो टू सम एक्सटेंट ये वर्क करती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वर्क नहीं करती, पर इसके साथ साथ और चीज़ें भी होंगी। केवल सोलली फिजिकल अट्रैक्टिवनेस से आप इंस्पायर हो गए कि कोई आपको पसंद आ गया, आपका जो है वो अट्रैक्शन उस पर्सन की तरफ डेवलप तो हो गया, लेकिन अगर वो पर्सन के साथ फिर आपके वाइब्स अगर ख़राब हैं तो वो चीज़ वहीं ख़त्म भी हो जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं, तो वो अट्रैक्शन बहुत शॉर्ट टाइम का हो जाएगा। तो पीपल जो होते हैं फिजिकली अट्रैक्टिव होना, लेकिन साथ साथ उनका इंटेलेक्चुअली भी अट्रैक्टिव होना कहलाता है, वो डेवलप करता है इंटेलेक्चुअल इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को, राइट। प्रॉक्सिमिटी समझते हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी पर्सन से लगातार मिल रहे हैं, बार बार, प्रॉक्सी है ना, उस पर्सन के कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं, तो चांसेस रहते हैं कि हमारी उस पर्सन से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, और फिर हम उसके साथ एक इंटरपर्सनल अटैचमेंट फील कर सकते हैं, वो भी हमारे साथ फील कर सकता है। होता है ना, जब किसी के संग लंबे समय तक बने रहिए तो फिर झगड़ा नहीं होता, क्योंकि हम उसे समझने लग जाते हैं, वो हमें समझने लग जाता है, हमारे प्रोज एंड कॉन्स से समझ में आ जाते हैं, उसे हमारे समझ में आ जाते हैं। तो किसी पर्सन के संग लगातार रिपीटेड कॉन्टैक्ट्स की वजह से भी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन हो सकता है, बार बार मिलने से। ओके, देखा ना कि पीपल हु लिव वर्क और स्टडी नियर ईच अदर आर मोर लाइकली टू फॉर्म रिलेशनशिप। सिमिलैरिटी के केस में भी होता है। सिमिलैरिटी मतलब अगर, जैसे मैंने बताया, दो लोग किसी भी पेस पे सिमिलर है, वो हॉबीज़ हो सकती हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं, कोई फ्यूचर का गोल हो सकता है, कुछ भी किसी भी बेसिस पे सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। जैसे दो लोग अगर आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो उन दोनों को एक ही तरफ जाना है, उनकी बातें एक ही डायरेक्शन में, उनके गोल्स, उनका मोटिवेशन सब एक तरफ है। तो इसकी वजह से भी उनके बीच में इंटरपर्सनल अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है, वैलिडेशन मिलता है एक दूसरे से, और कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। रेसिप्रोसिटी, वी टेंड टू लाइक पीपल हु लाइक अस इन रिटर्न। कई बार एक दूसरे को एडमायर करने से, जैसे अगर कुछ लोगों की हैबिट होती है कॉम्प्लीमेंट करना, अच्छे वर्ड बोलना, तो इससे क्या होता है, दूसरे पर्सन को उनके टुवर्ड्स अच्छा फील होता है, उनकी प्रेजेंस में अच्छा लगता है। अब अच्छा लगने की वजह से वो भी अच्छा ही बिहेव करने लगते हैं। तो ये 2 वे साइकिल चलती रहती है, और जिसकी वजह से एक दूसरे के टुवर्ड्स अच्छे कनेक्शन बिल्ड हो जाते हैं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही ऐसे होते हैं जो अट्रैक्टिवनेस को इंक्रीज करते हैं। उनका बात करने का तरीका, राइट, उनका दूसरों को ट्रीट करने का तरीका, एम्पैथेटिक नेचर होना, काइंड होना, ये सब भी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को क्रिएट करते हैं। कई बार सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। हम एक ही कल्चर में रहने वाले लोगों से, जैसे हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स हो गए, या सिमिलर कास्ट, क्रीड, ये सब चीज़ें जो चलती हैं, रिलीजन, तो उसमें भी लोग एक दूसरे से इंटरपर्सनल अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील करते हैं कनेक्ट होने में। तो यही है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, कुछ ज़्यादा ऐसी बड़ी बात है नहीं है। आप इसको बहुत ही सिंपलर वे में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैं टाइम यहाँ थोड़ा बचा रही हूँ, जिससे कि मैं उधर आपका जो टॉपिक है ना उसमें एडजस्ट कर सकूँ। कुछ इवोल्यूशनरी थ्योरीज कुछ बार पूछी गई हैं, तो वो मैंने यहाँ पे इसमें इस बार डाली हैं, पहले ये नहीं थी। और ये एक चीज़ है रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग, है तो बड़ी छोटी सी बात, लेकिन मैंने नोटिस किया ना, ये कहीं किसी भी टॉपिक के संग लग के आ जा रहा था। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में कई बार ये लग के आया है साथ में, तो अब ये कहीं और फिर से ना लगाए और आपको पता रहे, इसलिए ये छोटा सा टॉपिक एंड में वहाँ पे डाला है। पहले कुछ थ्योरीज की बात कर लेते हैं। एवोल्यूशनरी थ्योरीज क्या हैं, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के बारे में, मतलब किस तरीके के थॉट्स निकल के आए हैं, वो सारी बातें हैं। तो उसी के अंदर रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग एक रूल होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो जो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव है, वो ये कहते हैं कि अट्रैक्शन जो है वो बायोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव इम्पेरेटिव से क्रिएट होता है, उसी से शेप होता है। मेन आइडिया ये है कि ह्यूमंस आर नेचुरली इंक्लाइंड टू सेलेक्ट मेट्स हु विल एनहेंस द चांस ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। जैसे कि एक नेचुरल फिनोमिना है कि मेल फीमेल के टुवर्ड्स और फीमेल मेल के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते ही हैं फिजिकली, है ना, एक सर्टेन पॉइंट पर आकर, अडोलेसेंस में, उसके बाद भी आगे चल के उस पॉइंट से स्टार्टिंग होती है कि ऑपोजिट सेक्स के टुवर्ड्स जो है वो एक इंक्लिनेशन बढ़ता ही बढ़ता है नेचुरली। उसमें चाहे बहुत सारी चीज़ें मैच ना भी करें, सिमिलर ना हो, लेकिन वो एक है, बायोलॉजिकली ऐसा है। तो उसी पॉइंट को वैलिडेशन देते हैं। उनका कहना ये है, एवोल्यूशनरी थ्योरीज में ये कहा गया है कि इस बायोलॉजिकल सिस्टम की वजह से भी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होता है। ये एक मेन बात निकल कर आती है। ऑलराइट, इसमें जो की पॉइंट्स हैं, यानी ये थ्योरी है, इसके अंदर और क्या क्या बातें और हमें बताई गई हैं, कि वो ये कहते हैं कि मेन एंड वीमेन हैव डेवलप्ड डिफरेंट प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव टूल्स। Men are typically attracted to cues of youth, health and physical attractiveness, indicators of fertility. Women कैसे मेल की टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, स्टेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसे मेल के टुवर्ड्स जो हैं वो वुमेन होती हैं। और मैन जो ऐसी लेडीज़ होती हैं जो मेच्योर होती हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी टुवर्ड्स ज़्यादा होते हैं। या फिर ब्यूटीफुल, ब्यूटी भी एक पैरामीटर तो होती है मैन के लिए, बहुत हद तक होती है, मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसा ऑब्जर्व किया है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, वैसे इसको मैं थ्योरी में नहीं डाल रही, लेकिन एक बात आपसे कह रही हूँ कि मैंने नोटिस किया है कि मेल के केस में उनको चाहिए ही होता है कि मतलब इफ़ शी इज़ ब्यूटीफुल ऑल्सो देन इट इज़ द चेरी ऑन द केक, बाकी सब अच्छा है तो अच्छा है ही है। तो एक ये होता है, तो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस भी होता है मेन के केस में सिलेक्शन के टाइम पर। फिर ये कहते हैं कि यहाँ पे एक पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी आती है, वो ये कहती है बिकॉज वीमेन इन्वेस्ट मोर बायोलॉजिकली इन रिप्रोडक्शन, क्योंकि वीमेन ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस और सब चीज़ों को, बेबी को कैरी करने का प्रोसेस करती हैं। दे आर मोर सेलेक्टिव इन चूजिंग अ मेट। मैन विद लोअर ऑब्लिगेटरी इन्वेस्टमेंट, मतलब वो होता है ना कि कहते हैं कि कोई भी चलेगी उस टाइप की, बट ठीक ठाक होनी चाहिए, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादा इस बात पे ध्यान देती है कि जो मेल है वो होना चाहिए। अब ये थ्योरीज़ की बातें हैं तो हमें वैसे लिखनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ तो समय बहुत बदल रहा है और चीज़ें बहुत बदल रही हैं, दोनों ही तरफ से इतनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं कि अब क्या ही बात करें उन पर। राइट, फेशियल समरी, सिमेट्री एंड हेल्थ। Traits such as facial symmetry, clear skin and body proportion are considered universally attractive because they signal genetic fitness and good health। मतलब एक अच्छी हेल्थ है ना, और एक अच्छा फीचर्स हैं तो उसको पसंद ही किया जाता है। इसके बाद आता है रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग रूल। ये क्या है कि वी टेंड टू बी अट्रैक्टेड टू पीपल हु एक्सप्रेस दैट दे लाइक अस। जो लोग हमारे सामने शो करते हैं कि वो हमें पसंद करते हैं, हम उनकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसी को हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग रूल। मतलब जो हमें पसंद कर रहा है हम उसे पसंद करने लगेंगे,
यही एक बात है, इस रूल में कोई नई बात नहीं है। तो इसी बात को आपको अपने तरीके से लिख देना है। तो ये जो रूल है वो किसके थ्रू ऑपरेट होता है? एनहांस्ड सेल्फ एस्टीम। जब हम ये जानते हैं कि कोई हमें पसंद करता है तो हमारी जो सेल्फ एस्टिमेशन है वो अपना ज़्यादा करने लगते हैं, है ना? जैसे कॉलेज की एक क्लास की लड़की जो बहुत खूबसूरत है, मतलब आई मीन सेंस ऑफ द आउटर फीचर, उसको बहुत सारे जो है वो बॉयज़ प्रपोज करने लगते हैं। तो उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई हो जाती है कि उसको लगता है कि सब लोग मेरी तरफ इंक्लाइन हैं, मेरी तरफ अट्रैक्टेड हैं, है ना? तो सेल्फ एस्टीम इंक्रीज़ होती है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया जो जनरली होता ही है स्कूल में और कॉलेजेस में। लेकिन जब हमें ये फील होता है दैट वी आर वैल्यूड, वी आर इन डिमांड, तो दैट मीन्स उससे हमारी पॉजिटिव फीलिंग बढ़ती है। फिर हमारा भी पॉजिटिव जेस्चर है वो दूसरों के टुवर्ड्स होता है, दैट आई एम लाइक्ड। ओके, म्यूचुअल वैलिडेशन। जब लाइकिंग रिटर्न होती है तो लोग इमोशनली सेफ, फॉस्टरिंग और डीपर कनेक्शन फील करते हैं। जब हमें लगता है कि कोई हमें पसंद करता है और हम भी उसके टुवर्ड्स दिखाते हैं तो दोनों के बीच में ना कोहेसिवनेस बढ़ती है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है, फिर बातें भी पर्सनली शेयर हो पाती हैं। रिड्यूस्ड सोशल एंग्जाइटी। फिर जब हम किसी के साथ में कनेक्टेड फील करेंगे तो सोशल एंग्जाइटी कम होगी, हमें ये नहीं लगेगा कि हम किसी के साथ नहीं हैं, तो सोशल एंग्जाइटी भी रिड्यूस होती है। स्टडीज़ ये कहती हैं कि इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू परस्यू रिलेशनशिप विद दोज हु शो इंटरेस्ट इवन इफ इनिशियल फिजिकल अट्रैक्शन वाज लो। तो इस तरीके से म्यूचुअल अफेक्शन पर बेस्ड है रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग रूल, जो ये हाईलाइट करता है कि जो लोग होते हैं वो अगर किसी पर्सन को पसंद, किसी के टुवर्ड्स अफेक्शन शो कर रहे हैं तो दूसरों ने भी उसके टुवर्ड्स शो किया होगा। इट इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन। आते हैं एग्रेशन की तरफ। एग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बिगिनिंग में बता दिया था। एग्रेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, राइट? कुछ ना कुछ आएगा, और जैसा कि मैं समझ के चल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है एग्रेशन को आज हम पूरा ख़त्म कर दें, मतलब एग्रेशन के टॉपिक को हम आज की क्लास में पूरा कवर कर पाएँ। लेकिन मैं जल्दबाजी भी नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। हालाँकि एग्रेशन तो हम लोगों में देखते इतना है ना, ये तो एक प्रैक्टिकल लर्निंग है इंस्टेड ऑफ थ्योरी। पर कुछ थ्योरेटिकल बातें लिख के तो पेपर में कॉपी में लिख कर ही आना पड़ता है, वहाँ हम जो एग्जामिनर होते हैं उनको समझा नहीं सकते। क्या होता है एग्रेसिव बिहेवियर? किसी को हार्म करना, किसी को इंजरी करने की एक फीलिंग आना। जब हम एग्रेसिव होते हैं तो नुकसान ही करते हैं, दूसरे का करना चाहे अपना भी हो जाए, लेकिन एग्रेशन जो है हमेशा लॉस करता है और कराता है। एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, किसी की इंसल्ट करना, हिट करना। एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो वर्बली भी हो सकता है, कुछ गाली वगैरह देना, गाली गलौज करना, किसी के बारे में कोई र्यूमर स्प्रेड करना, ये भी एग्रेशन होता है। एग्रेशन किसी भी फॉर्म में नज़र आ सकता है। एग्रेशन जो होता है साइकोलॉजी में एक इंटेंशनल बिहेवियर माना जाता है, मतलब अगर आप एग्रेशन शो करें तो साइकोलॉजी ये कहती है कि इट इज़ डन इंटेंडेडली, इसको आपने इंटेंशन के साथ किया है ना? और इसका गोल क्या है? दूसरों को नुकसान करना। एग्रेशन कई फॉर्म में होता है, जैसे मैंने बताया, फिजिकल, वर्बल, रिलेशनल एग्रेशन, यानी कि किसी को फिजिकली हिट करना, किसी पर येल करना, थ्रेटनिंग, धमकी देना, और किसी का कुछ भी सोशल लेवल पर डैमेज करना, वो रिलेशनल एग्रेशन में आता है। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो एग्रेशन पर ही बेस्ड थी। अगर मैंने पढ़ाई है पहले या नहीं भी पढ़ाई है, तो मुझे ध्यान आ रहा है थर्ड पेपर में मैंने ऐसा कुछ कहा था कि सोशल लर्निंग थ्योरी फोर्थ पेपर में आएगी। बेंड्यूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी जो क्रिएट की थी उसमें उन्होंने दिखाया था कि बच्चे कैसे कितनी जल्दी एग्रेसिव बिहेवियर को सीख लेते हैं। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें एक रूम के अंदर कुछ बच्चे जो थे वो बोबो डॉल को बहुत बुरी तरीके से हिट करते हैं। बाहर बैठने वाले बच्चे जो होते हैं बहुत ध्यान से उसको देखते हैं और वो ये परसीव करते हैं कि उसको कोई कैसे मार रहा है, एग्रेसिव बिहेवियर को कैसे दिखा रहा है। अब रियल में वो बोबो डॉल या वो कैरेक्टर्स उसको मारने वाले हम लोगों के घरों में ही मौजूद होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा सबके यहाँ होता है, लेकिन जिन घरों में ऐसा एग्रेसिव एनवायरनमेंट होता है वहाँ बच्चे ये सब चीज़ें सीखते भी हैं और उनकी पर्सनैलिटी में भी ये बहुत जल्दी आती है। तो एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इस चीज़ को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था, बेंड्यूरा ने। ठीक है, एग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डिटरमिनेंट बिहेवियर है जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंटरपर्सनल एंड सोशल डायनामिक्स में। हमारे लोगों के साथ कैसा बिहेवियर बनेगा, कितना हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमारे अच्छे होंगे, ये एग्रेशन भी एक अपना कंट्रीब्यूशन करता है। अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे लोगों के साथ, लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, अवॉइड करेंगे, बात नहीं करना चाहेंगे, हो सकता है वो भी पलट के आपके साथ एग्रेसिव हो जाए और फिर फायर हो जाए, है ना? तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब हम होते हुए देखते भी हैं। एग्रेशन के अगर की फीचर्स की बात करें तो ये इंटेंशनल होता है और गोल डायरेक्टेड होता है। मतलब इंसान एग्रेसिव हो रहा है तो वो पक्का कुछ ना कुछ नुकसान करने की डायरेक्शन में जाएगा। रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव भी हो सकता है। रिएक्टिव क्या होता है? इंपल्सिव और इमोशनल होता है। प्रोएक्टिव में प्लानिंग होती है, गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब बुली करना किसी को, उस तरह की चीज़ें प्रोएक्टिव में आती हैं। और कभी कोई हम शांत हैं मगर कोई हमें स्पार्क ही कर दे तो उस केस में वो रिएक्टिव हो जाता है, क्योंकि हम पहले तो शांत थे
लेकिन किसी ने हमें इतना प्रोवोक किया कि हमने रिएक्शन ही निकाल दिया, तो वो रिएक्टिव एग्रेशन हो जाता है। ओवर्ट एंड कोवर्ट हो सकता है। कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो वर्बली विजिबली होते हैं, विजिबल होते हैं, नज़र आते हैं, जैसे किसी को मारना। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट्स भी होते हैं जब हम मैनिपुलेटिव बिहेवियर कर रहे होते हैं, कोई पर्सन मैनिपुलेटिव बिहेवियर कर रहा होता है या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज कर रहा होता है, तो वो भी एक काइंड ऑफ एग्रेशन होता है उसका, जो वो दूसरे तरीके से साइलेंटली निकाल रहा होता है। इंडिविजुअल एंड कल्चरल वेरिएशन, ट्रेट्स लाइक इम्पल्सिविटी एंड लो एम्पैथी इंक्रीजेज रिस्क, कल्चरल नॉर्म्स कैन एनकरेज और डिस्करेज एग्रेशन। कई बार हमारे कल्चर में हमें वैल्यूज़ सिखाए जाते हैं, बल्कि कई बार क्या कल्चर्स में हमारे वैल्यूज़ ही सिखाए जाते हैं। अच्छी चीज़ें ही होती हैं हर एक के रिलीजन में, तो वो यही सिखाती हैं कि आप किस तरह से एग्रेशन ना दिखाएं और एक अच्छे इंसान बने। तो ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। लर्न कंपोनेंट, कई बार हम सीख लेते हैं, मॉडलिंग, वही बच्चे जो ज़्यादातर सीखते हैं तो वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। पर कई बार सिचुएशनल ट्रिगर्स भी होते हैं, जैसे कोई इंसान हमें प्रोवोक किए जा रहा है, हम शांत रहना चाहते हैं, वो किए जा रहा है, या फिर मान लीजिए हमारा मूड पहले से ख़राब है और किसी कुछ ऐसा हो गया तो भी हम एग्रेसिव हो जाते हैं। तो काफ़ी हद तक ये हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट पे भी डिपेंड करता है, कुछ लोग तब भी नहीं होते हैं। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एग्रेशन को बढ़ा देते हैं, जैसे कुछ लोग ड्रिंक करके लड़ने लगते हैं ना, तो उस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कुल मिला के एग्रेशन क्या है, हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट, हमारे एनवायरमेंटल प्रेशर और जो भी चीज़ें हमने लर्न करी है उन सब का कुल मिलाकर एक कॉम्बिनेशन है जो बिहेवियरल फॉर्म में नज़र आता है। तो एग्रेशन क्या है आप सब डिफाइन कर लेंगे, इतना तो करना भी नहीं है, मैंने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन इसलिए किया है कि आपको समझ में आए चीज़ें। मेन बात तो अब ये आ जाती है कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, क्यों इंसान इतना एग्रेसिव हो जाता है। वो होता है ये तो हम सब देखते हैं, मगर क्यों होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि क्यों होता है। ओके, एग्रेसिव बिहेवियर अराइजेस फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर हम भी काफ़ी हद तक समझते हैं। जैसे बायोलॉजिकल की बात करें कि तो कई बार हमारे डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, जब वो उनमें किसी भी तरीके का इंक्रीज़ हो जाता है, स्पेशली जो एग्रेशन से लिंक्ड है, ऐसे में इंक्रीज़ होने पर पर्सन एग्रेसिव हो सकता है। जेनेटिकली हो सकता है, जैसे कहते हैं किसी के फादर बहुत एग्रेसिव होते हैं तो बेटे में वो एग्रेशन देखने को मिल जाता है, बेटी में वो एग्रेशन देखने को मिल सकता है। तो जेनेटिकली पास ऑन होने वाली चीज़ भी है। और कई बार न्यूरोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं कि हमारे एमिग्डाला या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में अगर कोई डिसफंक्शनल वर्क होता है तो उसके इम्पेयरमेंट होने की वजह से हमारा इमोशनल रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। जब हम एग्रेशन दिखाते हैं ना तो हमारा इमोशनल रेगुलेशन डिस्टर्ब होता ही है। मतलब एक नॉर्मल हेल्थ वाला पर्सन, नॉर्मल इमोशन वाला पर्सन नॉर्मल पिच पे ही बात करेगा। अगर वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो रहा है तभी तो एग्रेशन आ रहा है। एग्रेशन में नॉर्मल कोई कैसे हो सकता है? कोई किसी को नॉर्मली एग्रेसिव होते हुए देखा आपने कि बहुत शांत हो बट वो एग्रेसिव भी है, दो चीज़ें तो हो नहीं सकती। तो हमारे इमोशनल में डिस्टर्बेंस, इमोशंस में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस होने के पीछे बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल तो होते ही हैं, किसी किसी का पर्सनैलिटी ट्रेट ही ऐसा होता है, इम्पल्सिव नेचर, बात बात पे चिल्लाना, लड़ना झगड़ना, वो हो सकता है। लो एम्पैथी होना, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी जो होते हैं वो हमेशा एग्रेसिव ही दिखेंगे आपको। कई बार फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से जो लोग जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस है, एक थ्योरी है, वो ये कहती है कि अगर हमारे हमारे कोई भी ब्लॉक्ड गोल्स हों तो वो हमें फ्रस्ट्रेट करेंगे, उस फ्रस्ट्रेशन से एग्रेशन जन्म लेता है, ये वो थ्योरी कहती है। कहीं भी अगर फ्यूचर में भी कहीं पढ़ने को मिल जाए कि फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस क्या है, तो यही है कि जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, हम अपने डिज़ायर्ड फुलफिल नहीं कर पाते अपनी डिज़ायर को, या कुछ भी हमारी चीज़ें जो हैं वो इनकम्प्लीट रह जाती हैं, तो ऐसे में फ्रस्ट्रेशन होता है जिससे एग्रेशन बर्थ लेता है। कॉग्निटिव स्क्रिप्ट भी बताई गई हैं कि पीपल डेवलप मेंटल स्क्रिप्ट फॉर हाउ टू बिहेव इन सर्टेन सिचुएशन। इफ एग्रेसिव स्क्रिप्ट्स आर रीइंफोर्स्ड, एग्रेशन बिकम्स अ लर्न रेस्पॉन्स। कई बार बच्चों से कहा जाता है वो तुझसे अगर ज़रा भी कुछ बोले ना तो उसका हाथ पैर तोड़ देना, उसके बाद मैं देख लूँगा। अब बच्चे को लग रहा है कि उसने मुझसे कुछ बोला तो मुझे तो हाथ पैर तोड़ ही देना है। तो इस तरीके से बच्चा एग्रेसिव बिहेवियर को सीखता है। वो बच्चा इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो पहले सीखता ही है, किसी एडल्ट को आपको ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से सीखा हुआ होगा। तो इसीलिए सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर भी हैं। सोशल लर्निंग है, सीख ही रहे हैं आप एग्रेसिव होना तो आप करेंगे ही वैसा बिहेव, राइट। उसके बाद कई बार फैमिली एंड पीयर इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। किसी को कहा जाता है तो बहुत सीधा, ये कुछ नहीं कर सकता, यार ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, प्रोवोक करना किसी पर्सन को, तो ऐसे प्रेशर में आके पर्सन जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर कर देता है। हमारे कल्चरल नॉर्म्स में जहाँ एक और हमें बहुत पीस सिखाया जाता है, पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम अपने ही रिलीजन को लेके, अपने धर्म को लेके या कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर एग्रेसिव भी हो जाते हैं। किसी दूसरे ने अगर उस पर कुछ कमेंट कर दिया, उसी के बाद दंगे फसाद सब होते रहते हैं। तो वो कल्चरल नॉर्म्स एक रीज़न हो सकते हैं, पर वो हमें सिखाते नहीं हैं। कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको कुछ ऐसा गलत सिखाया जाए, लेकिन अल्टीमेटली हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बिहेव कर सकते हैं। इसके बाद सब्सटेंस यूज़,
अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ लोअर इनहिबिशन एंड इंक्रीज़ एग्रेसिव टेंडेंसीज़ होता है ना, लड़ाई झगड़े हो गए तो कई बार क्या है वो ड्रिंक किया होगा, उसने कुछ ड्रग लिए होंगे तो गलत काम करते हैं लोग, फिर उन्हें होश नहीं रहता, तो ऐसे में वो कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, मैं ज़रा टाइमिंग को भी देख रही हूँ। आज की क्लास में मुझे थोड़ा-सा टाइम सेव करना है बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न। मैं देखती हूँ कि टाइप ऑफ एग्रेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, उसी के हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे आगे जाना है नहीं। तो बहुत अच्छे से समझाने वाला टॉपिक है, विल टेक टाइम एंड देन मेजरमेंट। एक काम करते हैं, हाँ, एक काम हम ये करते हैं कि हम यहाँ इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर हम एक टॉपिक करेंगे तो फिर एक छोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता, और मुझे समझाना है अच्छे से टाइप्स ऑफ एग्रेशन आपको, तो मैं इस क्लास को यहीं पर एंड कर रही हूँ एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। एक बार रिकॉल करा दूंगी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ एग्रेशन, और उसके बाद अभी एग्रेशन खत्म नहीं हो पाया, आज हम करना चाहते थे, हम चाहते थे हमारा एग्रेशन आज खत्म हो जाए, मगर वो हुआ नहीं, तो उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। सी यू सुपर सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।